नमस्कार साथियों, आप सभी को प्यार भरा राम राम, आदाब। कैसे हो? काफ़ी समय बाद में मिलने को मौका मिला है, क्योंकि आज पूरा विश्व है वो इस बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है। तो सबसे पहले यही कहूँगा, आप अपने लिए, परिवार के लिए अपने घरों में रहें, ताकि प्रशासन को भी सहयोग मिलता रहे। काफ़ी समय बाद में मिला है, आज एक नया सेशन शुरू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड के कक्षा 12 की भूगोल के कुछ चैप्टर। बच्चों ने थोड़ी डिमांड की थी, तो उस संदर्भ में थोड़ा सा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम फ़िलहाल आगे होने की संभावना है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा जो कक्षा 12 है उसकी भूगोल की। याद रखिए, केवल मैं क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे भूगोल आधा समुंदर है और जिसे हम 12th में नहीं माप सकते। तो मैं पर्टिकुलरली वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो 12th क्लास के लेसन से संबंधित है। तो आइए शुरुआत करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम ज्योग्राफी के बेसिक नॉलेज से परिचित हो जाते हैं, ताकि पता चले कि आगे क्या होने वाला है, उससे भूगोल में क्या महत्व रहेगा। क्योंकि बेसिक नॉलेज जब तक नहीं होगा हमारे पास, तब हम आगे चलकर जो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी प्रत्येक जो सिद्धांत है, जो घटना है, उसका क्यों और कैसे का उत्तर देने का सामर्थ्य रखती है। इसीलिए भूगोल की हमें बेसिक नॉलेज एक बार थोड़ा सा, फ़िलहाल हम चैप्टर शुरू नहीं कर रहे, उससे पहले मैं बता दूं, केवल भूगोल की हम बेसिक जानकारी, जिससे हमारे आगे के जो चैप्टर है वो क्लियर होते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम भूगोल शब्द की। भूगोल शब्द की, जिसे लैटिन भाषा के इंग्लिश भाषा के, लैटिन भाषा के ज्योग्राफी शब्द से वर्णित किया गया है। देखिए, भूगोल जो है प्रारंभ से उत्पत्ति के संदर्भ में, चाहे वो मानव उत्पत्ति हो, चाहे पृथ्वी उत्पत्ति हो, चाहे कोई सा भी घटक उत्पत्ति हो, उसके बारे में हमें इंगित करती है। ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफो से। जियो और ग्राफो से, जहाँ जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब है वर्णन करना। अर्थात ज्योग्राफी का सामूहिक रूप यदि हम देखें तो क्या होगा, पृथ्वी का वर्णन करना। वैसे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि विशाल इस पृथ्वी का कैसे उत्पन्न हुआ था, कैसे ये सौरमंडल में धीरे धीरे अपनी इस प्रकृति पे, इस प्रक्रिया पे चली थी। तो मुख्य रूप से ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोस से, जिसमें जियो का मतलब पृथ्वी है और ग्राफोस का मतलब वर्णन करने से। अर्थात सामूहिक रूप से ज्योग्राफी शब्द का यदि हम देखें शाब्दिक अर्थ, तो क्या होगा, पृथ्वी के वर्णन करने से। ठीक है, थोड़ा सा यदि बैक चले तो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जब पृथ्वी एक आग का गोला था, तब धीरे धीरे ठंडा होने लगी, अरबों साल लगे, और ठंडा होने के बाद में सबसे पहले आज से लगभग 250 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई। फिर ठंडा होने के बाद में लगभग 150 करोड़ वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये चीज़ें मैं पहले के चैप्टर में क्लियर कर चुका हूँ, क्योंकि आप प्लेलिस्ट में जा कर के ये सब देख लीजिएगा, जहाँ पे
मानव धीरे धीरे अफ्रीका के जंगलों से होता हुआ पूरे विश्व में फैलता है। ठीक है, तो वहाँ से डायरेक्ट अब हम चलते हैं आगे हमारे 12th बेस के आधार पर। तो देखिए, ये शाब्दिक चीज़ थी। बता दूं आपको, सबसे पहले भूगोल शब्द है वो यूनानियों ने दिया था। किसने दिया था? यूनानियों ने। और यूनानियों में एक वैज्ञानिक हुआ था जिसे हम भूगोलवेता हेकेटियस के नाम से जानते। किस नाम से? हेकेटियस ने। हेकेटियस ने एक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक का नाम था जस पीरियोडस। क्या नाम था? जस पीरियोडस। और इसे हिंदी भाषा में पृथ्वी का वर्णन, ठीक है, नाम से जाना गया। इसमें सबसे पहले भूगोल संबंधी तत्वों जैसे महासागर, महाद्वीप, इन सब को इंगित किया गया था। तो प्रारंभिक जनक के रूप में हम हेकेटियस को जानते। ठीक है, सीधा तो नहीं कह सकते कि ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का पिता हेकेटियस को, इसे हम प्रारंभिक भूगोल के पिता कहने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जब धीरे धीरे भूगोलवेताओं ने पृथ्वी पर अध्ययन किया और अध्ययन के बाद में एक प्रसिद्ध भूगोलवेता हुए थे जिसे आप 11th में पढ़ चुके हो और जिसका नाम था इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज, ठीक है। इसने एक पुस्तक लिखी थी ज्योग्राफिया। कौन सी पुस्तक लिखी थी? ज्योग्राफिया पुस्तक लिखी थी। और इसमें लगभग भूगोल संबंधी जितनी भी हमारे संदेह थे, जितने भी हमारे मन में वो उफान थे क्वेश्चनों के, उनको दूर किया। ठीक है, इसीलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता वर्तमान में। ठीक है, आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज ने। कौन सी पुस्तक लिखी? ज्योग्राफिया, जिसमें भूगोल की सारी घटनाओं का वर्णन किया, इसीलिए इसे भूगोल का पिता कहा जाता है। यदि प्रारंभिक भूगोल का पिता कहा जाए तो हेकेटियस ने मोटे तौर पर सबसे पहले दर्शाया था। ठीक है, जैसे जैसे हम भूगोल पढ़ेंगे वैसे वैसे भूगोल का विकास देखेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि किस काल में क्या घटना घटित हुई थी। ठीक है, तो देखिए 12th का चैप्टर शुरू करने से पहले एक और कन्फ्यूजन है। भूगोल को वैसे तो अलग अलग शाखाओं में कई भागों में बांट सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। पहला है भौतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल। दूसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल। देखिए, भौतिक भूगोल का संबंध भू से है, अर्थात प्रकृति से है। प्रकृति पर संबंधित जितने भी तत्व है जैसे महासागर, महाद्वीप, मिट्टियाँ, खनिज, वन, वनस्पति, इन सब का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। वहीं हम मानव भूगोल की बात करें और मानव भूगोल में मुख्य रूप से किसका अध्ययन करेंगे? मानव का, और मानव से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब का। ठीक है, जैसे मानव, जनसंख्या, उसकी शिक्षा, पशुपालन, मानव विकास, स्वास्थ्य, ये सब। ठीक है, इन सब को हम किस में पढ़ेंगे? मानव भूगोल। तो मैं बता दूं आपको थोड़ी सी, ये सब बातें आपने क्लास 11th में पढ़ी थी। किस में पढ़ी थी? अर्थात भूगोल को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहली है भौतिक भूगोल, जिसमें भू या प्रकृति या धरती से प्राकृतिक तत्वों को रखा गया, जिसमें आप ये सब चीज़ें पढ़ी हो। किसमें? क्लास
11th में, और जब आप 12th में पढ़ रहे हो तो वो पढ़ोगे आप मानव भूगोल, अर्थात भूगोल की दूसरी शाखा, जिसमें मुख्य बिंदु क्या रहेगा आपका मानव, अर्थात हम रहेंगे, हमारे चारों ओर जितनी भी घटनाएं घटित होगी उन सब को हम क्लास 12th में पढ़ते हैं, और जाहिर सी बात है यही सब आपके आगे चैप्टरों में आने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग में लिया, उसके बाद में किसने लिया, व्यवस्थित अध्ययन किसने किया, कितने प्रकार होते हैं, कितने भाग होते हैं, किस भाग में क्या पढ़ते हैं, क्लास 11 में क्या पढ़ा, क्लास 12 में क्या पढ़ने वाले। ठीक है, देखिए ये सब पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, क्योंकि हम मानव भूगोल शुरू करेंगे तो मानव संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब को समेटने का प्रयास करेंगे, और इसके लिए हमें पृथ्वी का बेसिक नॉलेज मैं बता देता हूँ मोटे तौर पर। हालांकि ये मेरे पिछली वीडियो में डिवाइड कर रखा है। ये आपका काल्पनिक ग्लोब है, ये 0 डिग्री अक्षांश जिसे ही हम भूमध्य रेखा और इसे ही हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी कर्क रेखा और ये हो गई आपकी मकर रेखा। ठीक है, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध और ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। बस एक बार दिमाग में इतना याद रख लीजिए, ये 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा है, दक्षिणी अक्षांश है, और कर्क रेखा है वो 23.5 उत्तरी अक्षांश है। हालांकि ये सब चीज़ें आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो, नहीं हो तो हमारे पिछले वीडियो में आप प्ले लिस्ट में जाकर इन्हें देख लीजिएगा। देखिए, जैसा कि आपने पहले के क्लासों में पढ़ चुके हो कि सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें किस पर पड़ती है, कर्क रेखा पर पड़ती है, विषुवत रेखा पर। किस पर पड़ती है, विषुवत रेखा पर। जहाँ सीधी किरणें पड़ेगी अर्थात वहाँ पर क्या होगा, तापमान बहुत ज़्यादा होगा। क्या होगा, तापमान बहुत ज़्यादा होगा। जहाँ तापमान अधिक है वहाँ वायुदाब क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ वाष्प उत्सर्जन क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से बारिश भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, अर्थात वर्षा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अर्थात सर्वाधिक तापमान कहाँ रहता है, भूमध्य रेखा पर। सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर। वर्षा भी कहाँ होगी, भूमध्य रेखा पर। और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता भी कहाँ पाई जाती है, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, देखिए तापमान के आधार पर इन अक्षांशों को अलग अलग कटिबंधों में बांटा गया, अलग अलग जोन में बांटा गया है। तो देखिए, चूंकि ध्रुव है तो ध्रुवों पर सूर्य का तापमान नहीं के बराबर पहुंचता, इसीलिए वहाँ पर क्या पड़ती है, सर्दी अधिक पड़ी रहती है। पूरे 12 मास 12 महीने वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इसीलिए इस कटिबंध को क्या नाम दिया गया है, शीत कटिबंध। कौन सा कटिबंध, शीत कटिबंध। ठीक है, जो फैला हुआ आपके कहाँ से कहाँ तक, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और 23.5 उत्तरी से 23.5 दक्षिणी, अर्थात कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में कौन सा फैला हुआ है, उष्ण कटिबंध। क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तापमान ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा को गर्म को क्या कहते हैं, उष्ण। उष्ण का मतलब उष्ण कटिबंध। ठीक है, ये आ गई आपके 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, और ये इन दोनों के बीच में इधर से थोड़ी सी सर्दी, इधर से गर्मी, ये हो जाएगा आपका शीतोष्ण कटिबंध। क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। ये भी क्या हो गया, शीतोष्ण कटिबंध। देखिए, इन कटिबंधों का आगे हमारे काम आने वाली ये चीज़ें, इसीलिए मैं पहले बता रहा हूँ। क्योंकि इन कटिबंधों के मध्य अर्थात ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना गर्मी पड़ती है, इसीलिए सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन वगैरह यहीं हो गई। जैसे हम अगले टॉपिक में जनसंख्या वगैरह पढ़ेंगे, जनजातियाँ,
तो उनमें जो कुछ जनजातियाँ ठंडे प्रदेशों में रहेगी, कुछ उष्ण प्रदेशों में, इसीलिए वहाँ की रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, वेशभूषा, इन सब के बारे में समझने में हमें प्रयास करने का मौका मिलेगा। तो ये थोड़ा सा माइंड में डायग्राम सेट रखें, ठीक है। तो कटिबंध कितने हो गए? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, ठीक है। उष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर रेखा से कर्क रेखा के मध्य, 23.5 से 66.5 शीतोष्ण और 66.5 से 90 डिग्री शीत कटिबंध, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं मानव भूगोल। फिलहाल ये चैप्टर शुरू नहीं था और अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपका जो 12th 12 का पहला चैप्टर है वो है आपके मानव भूगोल के नाम से। क्या है? मानव भूगोल के नाम से। देखिए, जब पृथ्वी ठंडी हुई उस पे जीव उत्पन्न हुआ, जीव के बाद में मनुष्य उत्पन्न हुआ और फिर धीरे धीरे प्रारंभिक तौर पर अफ्रीका के जंगलों में मानव का जन्म हुआ, फिर वो अन्य महाद्वीपों में विचरण करने लगा, फिर वो धीरे धीरे प्रकृति को समझने लगा था। और प्रकृति पहले जो आज हम देखते हैं, इतनी तकनीक नहीं थी, इतनी विज्ञान नहीं था, इतने हमारे अंदर सब कुछ समझ नहीं थी। पहले मानव, जैसे आप छोटी क्लासों में पढ़े हो कि मानव भूमक्कड़ प्रवृत्ति का था, मानव आदिवासी जीवन जीता था। वो बिल्कुल ही जैसे वर्तमान में संस्कारहीन हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि उसे इतना पता नहीं था, वो उसके अंदर इतनी बुद्धि की समझ नहीं थी। वो एक दूसरे मनुष्य को देखकर आपस में डरते थे, कहीं ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब उसी बुद्धि का विकास हुआ और प्रकृति को समझने लगा, पहले वो प्रकृति से डरता था, बाद में उसी प्रकृति को उसने अपना समझ में डाल करके क्या कर लिया, उसे अपने वश में कर लिया। तो इन सब जहाद के बीच में, इन सब अवधारणाओं के बीच में प्रारंभिक तौर पर मानव भूगोल के संबंध में दो विचारधाराएं सामने आई थी, जिसे आप क्लास 11th में भी पढ़ी थी और क्लास 12th में भी पढ़ी थी, ठीक है। नहीं पढ़ी तो मैं बता दूं आपको, मुख्य रूप से दो विचारधाराएं आई थी। एक था संभववाद। कौन सी विचारधारा थी? संभववाद अवधारणा। संभववाद अवधारणा किसके संदर्भ में? मानव भूगोल। याद रख लेना, यहाँ से आपका क्लास 12 का जो चैप्टर है वो शुरू हो रहा है और जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या है? मानव भूगोल। मानव भूगोल के बारे में यूरोप में, या यूँ कह दें विश्व के अलग अलग भूगोलवेताओं ने इस भूगोल की शाखा के बारे में अलग अलग अपने विचार रखे, जिसे मोटे तौर पर हम दो भागों में बांटते हैं। जो पहला है आपका संभववाद अवधारणा और दूसरी है निश्चयवाद। निश्चयवाद अवधारणा, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि मानव भूगोल पर, मानव भूगोल की घटनाओं पर, मानव पृथ्वी की घटनाओं पर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। संभव का मतलब क्या है? सब कुछ संभव है। निश्चय का मतलब क्या है? कुछ भी संभव नहीं है, पहले से निश्चित है, ठीक है। देखिए, इस विचारधारा के जो समर्थक थे उन्होंने कहा कि मानव पर जितनी भी घटनाएं पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है, उन सब को मानव परिवर्तन करने में सक्षम है। बारिश बरस रही है, उसे बंद करने में सक्षम है। बाढ़ आ रही है, उसे बंद करने में सक्षम है। ज्वालामुखी फूट रहा है, उसे शुरू करने में या बंद करने में सक्षम है। भूप्रलय हो रहा है, चट्टानों का अपघटन हो रहा है, उसे परिवर्तन करने में सक्षम है। अर्थात इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं को परिवर्तन करने में मानव समर्थ है, ठीक है। मुख्य रूप से
इस विचारधारा का जो समर्थक था वो आप पढ़ते हो, आपकी 12th क्लास में एक शब्द आता है विडाल डी लाब्लास। विडाल डी लाब्लास यह इस विचारधारा के सबसे बड़े समर्थक थे, इसीलिए इन्हें संभववाद का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? संभववाद का जनक कहते हैं। किसे? विडाल डी लाब्लास। इन्होंने क्या कहा था कि पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं घटित हो रही, चाहे कोई सी भी घटना घटित हो रही हो, जो नेचुरल हो, जो प्राकृतिक हो, उस पर मानव क्या करने में, परिवर्तन करने में समर्थ है। ठीक है, इसीलिए विडाल महोदय को क्या कहा जाता है? संभववाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, आइए इस तरफ। दूसरी तरफ इनका विरोध करने वालों ने एक नवीन अवधारणाएं दी जिसे हम निश्चयवाद अवधारणा के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि पृथ्वी पर, निश्चयवाद के समर्थकों ने क्या कहा था कि पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं घटित होती है, पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं घटित होती है, वो पहले से निश्चित है। वो पहले से निश्चित है और उसमें मानव परिवर्तन नहीं कर सकता। उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। समझ रहे हो क्या कह रहा है? संभववाद क्या कह रहा है? कुछ भी करने में सक्षम है, मतलब वहाँ कुछ भी करने की क्या हो रही है, संभावना हो रही है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं महोदय? ये कह रहे हैं कि पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है वो पहले से निश्चित है, उसमें मानव का कुछ भी रोल नहीं है और ना ही वो क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, देखिए इसके समर्थक थे, मुख्य रूप से थे आपके रीटर, यानी इस मत के समर्थक कौन थे? रीटर, एलन सैम्पल। इन्होंने क्या कहा था कि मानव इन सब घटनाओं को परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है। तो मुख्य रूप से मानव भूगोल की प्रारंभिक तौर पर, यानी यूँ कह दे कि 20वीं सदी के प्रारंभ में, कब? 20वीं सदी के प्रारंभ में ये मुख्य रूप से दो अवधारणाएं संचालित थी और इन दोनों अवधारणाओं के समर्थकों में आपसी मतभेद होने लगे, जिसकी वजह से भूगोल एक विवादित विषय के रूप में सामने आने लगा। लेकिन उस विवाद को ख़त्म करने के लिए एक नए भूगोलवेता सामने आए जिन्होंने इन दोनों समर्थकों के मत के बीच का रास्ता निकाला, जिसे हम नव निश्चयवाद या नव संभववाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए अगली अवधारणा, ये आप एक बार नोट कर लेना, वीडियो को पॉज कर ले। ठीक है, दो अवधारणाएं प्रारंभ में शुरू हुई थी, एक संभववाद थी, एक निश्चयवाद थी। संभववाद वाले कहते हैं कि पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं होती थी, कोई सी भी घटना घटित हो रही हो, जैसे अभी मान लो ये महामारी चल रही है, वैश्विक महामारी है, इसे प्राकृतिक घटना नाम दे सकते हो। मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल इस पे कोई मैं अपना मत नहीं दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो उनमें जो भी परिवर्तन करने में मानव क्या है, सक्षम है। लेकिन ये क्या कहते हैं, कुछ भी सक्षम नहीं है जो पहले से निश्चित है। ठीक है, इन दोनों के मध्य एक नवीन अवधारणा है जो इन दोनों अवधारणाओं को क्या किया, सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न किया, जिसे हम क्या नाम दिया, नव निश्चयवाद। ठीक है, तो देखिए नव निश्चयवाद को हम देखते हैं एक बार। देखिए एक भूगोलवेता हुए थे जिसे आप फ्रेडरिक रेटजेल के नाम से, किसके नाम से जानते हो? फ्रेडरिक रेटजेल के नाम से जानते हो। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एंथ्रोपा जोग्राफिया, एंथ्रोपा
ज्योग्राफिया। याद रख लेना, पुस्तक आपके 2017-18 वाले क्षेत्र में ये पूछी थी, एंथ्रोपा ज्योग्राफिया किसकी पुस्तक है। ठीक है, इस पुस्तक में इन दोनों अवधारणा जो मैंने अभी बताई थी आपके, निश्चयवाद और निश्चयवाद और संभववाद, इन दोनों अवधारणाओं के मध्य एक नवीन अवधारणा दी। ठीक है, ये आपकी पुस्तक होगी जिसका नाम क्या है, एंथ्रोपा ज्योग्राफिया, और जिसे इस पुस्तक में इन दोनों अवधारणाओं के मत अर्थात नवीन संकल्पना दी, जिसे हम नवनिश्चयवाद का नाम दिया। कौन सी अवधारणा दी थी इन्होंने, नवनिश्चयवाद। ठीक है, देखिए हमने पहले दो अवधारणा पढ़ी, एक संभववाद, एक निश्चयवाद। संभववाद वाले संभव बताते, समर्थ बताते, निश्चयवाद वाले नहीं बताते। इन्होंने क्या कहा था, फ्रेडरिक रेडजल ने ये कहा था कि पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं होती है, अर्थात यह अवधारणा क्या कहती है कि जितनी भी घटनाएं होती है वो ना तो निश्चित है और ना ही संभव है। जितनी घटनाएं होती है वो ना तो निश्चित है और ना ही क्या है, मानव उसमें परिवर्तन करने में सक्षम है। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? नवनिश्चयवाद ये कहता है ना तो कुछ भी करने में मानव समर्थ है पूर्ण रूप से परिवर्तन करने में, और ना ही वो पहले से क्या है, निश्चित। अर्थात नवनिश्चयवाद वर्तमान समय की, यदि आप कभी शहरों में गए हो तो एक ट्रैफिक व्यवस्था के लिए एक ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम होता है, ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम। कभी आप बड़ी बड़े शहरों में गए हो तो वहाँ पे आपके हर 10 सेकंड 15 सेकंड का प्रत्येक चौराहे पर आपको रुकना होता है, फिर जैसे आपकी ग्रीन लाइट होती है वैसे आप जाते हो। ठीक है, वैसे ही ये अवधारणा इस सिग्नल सिस्टम के आधार पर समझाने का प्रयास करता है कि मानव पृथ्वी पर आता है, कुछ देर के लिए रुकता है और फिर अपने कार्य करता है, जो भी है अपने दायित्व पूरा करता है और फिर क्या होता है, वो चला जाता। अर्थात नवनिश्चयवाद की अवधारणा रुको और जाओ को क्या करती है, रुको और जाओ के सिद्धांत पर। ये सवाल पूछा गया था आपके कि नवनिश्चयवाद की अवधारणा संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो रुको और जाओ, जो वर्तमान में ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम से संबंधित है। अब देख लो आपने, यहाँ से शुरू होती है आपकी मानव भूगोल की संकल्पनाएं।